बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मंडे है, वीक का पहला दिन है और एनर्जी सबके अंदर बड़ी होती है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपनी चीज़ों को पूरे हफ्ते के लिए प्लान करें। वक्त की पाबंदी करना सीखें। वक्त की पाबंदी के साथ अच्छे तरीके से काम तो हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी उसका अच्छा आता है। आप सब लोगों को जी हम गुड लक कहना चाहेंगे आपके तमाम कामों के लिए। और मैट्रिक के पेपर भी शुरू होने वाले हैं, उसके लिए बच्चे भरपूर तैयारी कर रहे हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को भी गुड लक कहना चाहेंगे। हमने प्रोग्राम के 11 बजे वाले सेगमेंट में अपने मेहमानों को जो है वो शामिल करना है। जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे विश करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। आगाज़ करते हैं आज की खबरें। हमारे पास क्या है? पहली खबर, हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपी मुज़ाकरात। अहम तरीन आईनी ओहदों के बाद भी नए मुतालिबात का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 41वां इजलास। सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। सीटीओ का बेहतरीन ड्यूटी करने वालों के लिए बड़ा इनाम। मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को मोटरसाइकिल अलॉट। और इसके बाद सब्जी और फलों की कीमतों का भी जो है वो जायजा लिया जाएगा। वेलकम बैक। ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो लंबी होती चली जा रही हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत साजी का अमल इतना गंभीर हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर तो मुझे लगता है कोई उस तरह से चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। शाहिद सिप्रा साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपी मुज़ाकरात, पहली खबर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से ही हो रहा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी, और हुकूमत साजी में हर पार्टी का अपना एक मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात कोई भी नहीं है। मुश्किलात ये है कि आने वाला कल मुल्क की बागडोर जिसने संभालनी है उसने अवाम को किस तरह, उससे पहले शायद मुझे लगता है भी एक दूसरे को मनाने का और ओहदे लेने का, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अब क्या है कि हर जमात का, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, अपना मंशूर है और हर जमात का अपना नज़रिया है, और जब उनकी कमेटीज़ बैठती हैं या उनके इजलास होते हैं तो उसमें कुछ तजावीज़ सामने आती हैं, फिर कुछ फैसले किए जाते हैं, उसके बाद हतमी शक्ल दे दी जाती है। शुरू से लेकर जब से इलेक्शन हुआ है आज तक बात तो यही हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं जिनके पास कुछ नशिस्तें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी, और चाहे वो वफाक की हो चाहे पंजाब की हो। तो मेरा ख्याल है कल की जो खबर आई है उसके बाद अब कुछ बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। देखें, ये गिव एंड टेक के साथ तो मामला चलते हैं ना। आप दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिलकर जब गवर्नमेंट बनानी है तो कुछ ओहदे उनके पास जाएंगे। चाहे हम आइनी ओहदों की पहले जिक्र कर लें, जिसमें पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह भी चुकी है कि हमने वजारतें नहीं लेनी, और लेकिन मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। उस पर मुस्लिम लीग नून को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। लेकिन जब अब खबरें शुरू आ रही हैं कि आइनी ओहदों पर, तो वो फिर वापस आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मज़ीद कुछ साथ में डिमांड कर रहे हैं। और ये जो डिमांड इस वक्त सामने आ रही है ये निचली सतह पे होती है। ये आपके वो छोटा कारकुन जो काम कर रहा होता है, या वो लोग जो इलेक्शन हार जाते हैं लेकिन पार्टी के लिए उनकी खिदमात जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखी जाती हैं, तो उनको इस तरह के ओहदों से नवाजा जाता है। जिस तरह किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जब बनेंगे यहाँ पे मेंबर बना दिया जाएगा, या फिर किसी का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ये लोग मेंबर्स बनेंगे, इसका क्या मतलब है कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये डिमांड आई, और जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने बताया भी है कि उन्होंने इस तरह की डिमांड की है, मतलब इसका ये मतलब है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी, लेकिन निचली सतह पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो डिपार्टमेंट्स होंगे, जो महकमे होंगे या इदारे होंगे, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने उन महकमों को चलाना है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस होगी। तो ये निचली सतह पर देखें, आईनी होता तो नून लीग के पास चला जाएगा, लेकिन महकमों में अगर उनकी वजारतें भी मिल जाती है या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उनका हिस्सा हो जाता है, ये एकदम सराहती हैं आप, इससे तो बहुत सारे मसाइल होना चाहिए। नहीं, मसाइल नहीं पैदा होंगे। देखें, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि उन लोगों को ये नवाजा जाता है, उन लोगों को दिया जाता है। अमूमी तौर पर इसका तरीकाकार तो यही होता है कि आप टेक्नोक्रेट्स को लाएं, पढ़े लिखे लोगों को लाएं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करें,
ताकि महकमा जो है उनको बेहतर तरीके से चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सियासी बुनियादों पर ये बनाए जाते हैं। सियासतदानों के बच्चों को वहाँ पे भर्ती किया जाता है, सियासतदानों के बच्चों की तकर्री की जाती है, उनके रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को नवाजा जाता है। हमारे यहाँ कुछ और तरीकाकार है। तो ये सियासत है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर आप डेडलॉक जो है वो बन जाए कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन आगे क्या होता नजर आ रहा है फिर आपको? बस आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और अभी कभी इम्कान यही लग रहा है कि नून लीग जो है वो वजारत उज़्मा लेगी, पंजाब में उनको वजारत आला भी मिलेगी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की डिमांड्स हैं ये सारी आज जो है वो सेटल्ड हो जाएंगी। कल बिलावल साहब का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे ऑफ़र हुई थी कि 3 साल वो वजारत उज़्मा लेंगे, 2 साल मैं लूँगा, तो ये मुझे काबिल कबूल नहीं। फिर इसहाक डार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कमेटी के जो मेंबरान हैं जो भी आपस में इंटरनल बातचीत हो रही है वो अभी एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि चीज़ें अभी जो हैं वो तय की जा रही हैं, और आज जो होगी इनकी मीटिंग मेरा ख्याल है वो हतमी मीटिंग है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि किस किस को क्या क्या मिलना है। लेकिन अहम बात ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब तक ये मिलकर काम नहीं करेंगे, चूँकि इस वक्त जो क्राइसिस है यहाँ पे मुआशी क्राइसिस है, इसको निकालने के लिए मुझे लगता है पीटीआई को भी साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबको साथ मिलकर काम करना जिस तरह मिसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में पीपल्स पार्टी और नून लीग में, मुझे लगता है कि अब तमाम पार्टीज़ को मिसाक जो है वो इकानमी पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। मिसाक माशत सबसे अहम ज़रूरत है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक ये पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं रखेंगे, हम क्राइसिस में ही रहेंगे। देखें आप, जो आम आदमी है उसकी ये ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है, आम आदमी की ये ज़रूरत है बिल कैसे कम आएगा, उसको चीज़ें सस्ती कैसे मिलेंगी, उसको फ्री एजुकेशन कैसे मिलेगी, हेल्थ की सहूलियात किस तरह आसानी से मिलेंगी। तो जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, आप चाहे सदारत ले लें, वजारत उज़्मा ले लें, सब कोई फोकस करे भी ना, फिलहाल लग नहीं रहा। अच्छा जी, मरीम साहिबा कह रही हैं अफसरान धमकियों से मरगूब ना हो, सिक्योरिटी देंगे। मरीम नवाज साहिबा का कहना, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। सो इन चीज़ों से बाहर मैं ना एक चीज़ यही मैं आगे यही डिस्कस करने लगा था कि अब एक पार्टी जो है, जो पीटीआई है, उसका हमने वतीरा यही देखा है, उनका रवैया यही है कि वो जिस सीट से हार जाते हैं वो कबूल करने को तैयार ही है। वो कहते हैं कि जो बंदा जहाँ पे हमने खड़ा कर दिया वो जीतने के लिए खड़ा किया। अब वो हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे तो जब एक कोई लड़का हार जाता था वो कहता मैं ना मानूं। वो हर मैच में एक बंदा होता था हर टीम का, वो मानता ही नहीं था। और इनका भी हमने यही देखा है कि जो भी इलेक्शन हुए हैं इनके जब बंदे हारते हैं ये मानते ही नहीं। इवन आप देखें कि अब KPK का इलेक्शन है, वहाँ से ये जीते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे इलेक्शन फेयर हुआ है। बाकी ना बलूचिस्तान में ठीक हुआ है, ना सिंध में ठीक हुआ है, ना पंजाब में ठीक हुआ है, ना कौमी असम्बली के लेवल पे ठीक हुआ है, हालांकि इनकी 93 नशिस्तें हैं जो ये दावा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस जमहूरियत के सफ़र को बेहतर तरीके से तब ही चल सकता है जब सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे। इलेक्शन आपके सामने हुआ, अब ये रौला डाल रहे हैं जी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो जी इलेक्शन में जो हम दावे कर रहे थे कि धांधली हुई है उसने उस पर मोहर लगा दी है। अगर लियाकत चट्टा साहब की बात को हम मान लेते हैं तो लियाकत चट्टा साहब का ज़मीर जागा है, वो कहते हैं मुझे चौक में फांसी देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको कहें कि वो पहले दिन से लेके आज तक अपनी पे डिक्लेयर करें, अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। ये है ज़मीर जागना, ये ज़मीर जागना नहीं है। सही कहा आपने। ये ज़मीर जागना नहीं है कि आपकी उसमें कोई मुदाखलत ही नहीं है। ये तो यही हो सकता है कि सिपरा साहब और मैं बाहर जाकर दावा कर दें कि हम सिटी 42 को बंद करें। हाँ बिल्कुल, हम तो रिपोर्टर हैं, काम करने वाले हैं, हमारा कोई इस चीज़ से वास्ता ही नहीं। तो कमिश्नर साहब पहले अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, वो बताएं कि मैं जब आया था गवर्नमेंट में मेरे घर में क्या था, मेरी फैमिली में क्या था, मेरी ज़मीन कितनी थी, मेरे ख़ानदानी जो ऊपर से अबावजदाद से जायदाद आ रही थी वो ये आ रही थी। ये तो ज़मीर जागता नहीं, ये किसी भी ब्यूरोक्रेट का नहीं जागता। कहें ना सारे डिक्लेयर करें, जो डिक्लेयर करते हैं ना, आप यकीन करें, हम चूँकि फील्ड में रहते हैं पूरे 2-2 हफ्ते ये वकला की मशावरत देते हैं किस तरह हमने अपनी चीज़ों को छुपाना है, और फिर ये शुक्र करते हैं कि किसी जगह पे इनको अपने जो वो काला धन है उसको सफ़ेद करने का मौका मिलता है। इन्होंने बहुत सारे तरीके रखे, बहुत सारे लोगों के इतने एसेट्स हैं, आपकी और मेरी सोच है, लेकिन वो उनके नाम पे नहीं है। उनके नाम पे मैं एक अफसर को, पंजाब के एक अफसर को जानता हूँ जिसके घर में अभी भी 20 गाड़ियाँ हैं। तो आप ये बताएं इनका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागता? इनकी तो गाड़ी, इनको पता है इनकी गाड़ी जो है वो सुबह लेके जाएगी घर से
और फिर दफ्तर उतार के गाड़ी वापस दफ्तर जाए, घर उतार के दफ्तर वापस गाड़ी आएगी, पूल में खड़ी होगी। कभी आपने देखा? बिल्कुल नहीं। मैंने इनके रिश्तेदारों के घरों में देखा है, इनके रिश्तेदारों की गाड़ियों में पेट्रोल सरकारी डालते हुए देखे। अब फिर आप अंदाजा कर ले फिर जमीर की आवाज कहाँ पर जाती है। फिलहाल अब ये जो हुकूमत, ये जो मरियम बीबी ने कहा है, ये बेसिकली शहबाज गिल साहब ने अनूश मसूद चौधरी साहबा को धमकियां दी हैं कि आपको वो इनडायरेक्टली आप ना करते, 9 मई के वाकयात में ना जाते, ना तोड़ फोड़ करते, ना अस्करी अमलाक पे हमले करते। आपने तो इस तरह अटैक किए जिस तरह आपने कोई चीज़ पता कर ली है। अब हर चीज़ में आप इस्लामी टच ले आते हैं। धरने में तो आप नाते नहीं चलाते, वहाँ पे तो आप गाने चलाते हैं, वहाँ पे डांस करते हैं। आज ब्रेक थ्रू का इम्कान है, आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें जो है वो जारी हैं। उम्मीद है ये मामला जल्द हल पाएगा और फिर जिस अहम पॉइंट पे हमने बात की, मिसाके मस्जिद की इस वक्त अहम ज़रूरत है। सो ये काम जो है अब वो जल्द पाए तकमील तक पहुंचने चाहिए। आपका मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है, लोग भी बेचारे परेशान हैं कि कब आपको एक हुकूमती ढांचा जो है वो शक्ल में नजर आएगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर स्टे विद। वेलकम बैक वंस अगेन। और सुबह उठते ही हल्की हल्की बारिश थी और बड़ा अच्छा एहसास हो रहा था, हल्की फुल्की सर्दी वाला एहसास भी हो रहा था, लेकिन ये खुशगवार एहसास है, वो ठिठुरने वाली सर्दी नहीं है। अच्छा जी, हम आ रहे हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला किया गया है। वजीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 41वां इजलास हुआ सिक्योरिटी PSL के हवाले से। साई साहब बताइए क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के? ना बिल्कुल, ये 3 शहरों में हो रहा है मेरा ख्याल। लाहौर में, रावलपिंडी और मुल्तान में 20,000 जो पुलिस एहलकार हैं और अफसरान वो इसमें सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 500 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो स्टेडियम के गिरदनवा और स्टेडियम में लगे हुए हैं, जहाँ पे 12 साइट्स वो पे बैठ के सेफ सिटीज़ वाले जो हैं वो स्टेडियम के अंदर भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो बैक एंड पे हेड ऑफिस है वहाँ पे तो मॉनिटरिंग हो ही रही होती है, रूट्स की भी, होटल के गिरदोनवा की भी, स्टेडियम की भी। तो CM साहब की जानब से ये डायरेक्शन दी गई है कि किसी जगह पे कोताही ना हो। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह जब क्रिकेट का रिवाइवल हुआ था तो उसके बाद से लेके पुलिस बड़ी एक्टिव होती है जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो अब भी हमने देखा IG साहब खुद भी विजिट्स कर रहे थे, CCP साहब भी जा रहे हैं, DIG साहब भी जा रहे हैं, CM साहब खुद भी स्टेडियम का विजिट्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे हमने देखा है कि सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं स्टेडियम के गिरदोनवा में। बड़ा ज़रूरी है कि इस पे 100% जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए, चूँकि बड़ी मुश्किल से यही एक हमारी मेन तफरीह है। आपने देखा है जब भी मैचेस होते हैं तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम का रुख करती है जी। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसको सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाता है, लोगों को इस चीज़ का इंश्योर कराया जाता है कि आप इंजॉय करें। पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। तो अभी भी इंतज़ामात तो बेहतरीन है। अल्लाह ताला वो ये सारा इवेंट जो है वो बेहतर तरीके से इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। पुलिस अपनी भरपूर कोशिश कर रही है और CM साहब की डायरेक्शन जो है वो भी साथ साथ हैं। PCB के अब वो चेयरमैन भी हैं। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो इलेक्शन पे कैमरे जिस तरह CM साहब ने वो बचत करवाई, हर साल आपको 1.25 रुपया किराया नहीं देना पड़ेगा। अब आपको PCB में साई साहब ऐसे इंतजाम, तो PCB में भी अब ये है कि पिछले नहीं, जब CM साहब आए थे तो पिछला PSL हो रहा था तो तब आपको पता है PCB का और पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा रौला पड़ गया था। पंजाब गवर्नमेंट कहती थी कि आप लाइट्स लें परमानेंट, रेंट पे ना लें। यहाँ पे होता ये है करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात का किराया बना दिया जाता है कि लाइट्स का, जनरेटर्स का, तो जितना वो आप रेंट दे रहे होते हैं उतने से तो आप अपनी खरीद सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री बनाएं, जब भी मैचेस हों उनको निकाल के लगा दें। आप जिली इंतजामिया के हवाले कर दें। अगर कोई सिक्योरिटी गैजेट्स हैं तो वो पुलिस के हवाले करते हैं। जिस तरह अब इलेक्शन पे कैमरे जो हैं वो सेफ सिटीज़ के हैंड ओवर किए गए हैं, वो चाहे मुख्तलिफ शहरों में रखे गए हैं। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी इवेंट पे, ये नहीं कि इलेक्शन ही है, मुहर्रम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मैचेस के दरमियान भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर जिन शहरों में सेफ सिटीज़ बन रहे हैं वहाँ पे वो कैमरे उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बजाय इस बात के कि आप पैसों को ज़ाया करें, इस पे फोकस ना करें। मसला ये है कि CM साहब ने एक हकीकी वर्कर बन के दिखाया है। हमने देखा है कि इससे पहले कोई गवर्नमेंट इस तरह फोकस नहीं करती थी। कोई बंदा इतने प्राइमरी लेवल पे जाके सोचता नहीं था। जहाँ जितने फंड्स मांगे जाते थे दे दिए जाते थे। लेकिन हमने देखा कि CM साहब ने इस बात पे स्टैंड लिया और अपनी लाइट्स लेने का कहा गया, अपने कैमरे लेने का कहा गया। तो आप देखेंगे हर साल हर इवेंट पे तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन अब आपको PCB में भी ये मैयज़ नजर आएंगे। जी शायद से देखें, इस जो सिक्योरिटी प्लान है ना, इसमें एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है CM साहब की
कि रिट को बरकरार रखा जाए। बरकरार रखा जाएगा। ये देखे, मुझे याद, शायद आपको भी याद होगा, पिछले साल जब PSL था तो उस वक्त भी कुछ हालात शहर के ऐसे ही थे, एहतजाज की जद में था। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। शेलिंग और पथराव और सारी चीज़ें थी। और इस वक्त भी जब पहला मैच या ओपनिंग सेरेमनी थी तो उस वक्त जो हुआ वो भी आपको अभी भी याद। जी बिल्कुल। तो इस तरह के देखें, आप क्रिकेट को एक तो चाहते हैं कि वापस हो, आवाम भी चाहती है, करोड़ों लोग, हम और आप सब चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए। आप देखें ना अभी क्या हालात चल रहे हैं, आपका ये एक बड़ी आपका लीडर भी क्रिकेट की वजह से क्रिकेट लीडर की है। वजह देखें, आज भी वो जो भी है तो क्रिकेट ही ना उनके पीछे। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके पास आते हैं और उन्हीं बैनुल अक़वामी सतह पे जब प्लेयर्स पूरी यहाँ दुनिया में आपके आपका इमेज जाता है, आप ये दुबई में पहले हुआ करता था, पाकिस्तान में होना शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में हम सियासी चीज़ों को पीछे रखकर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है इनको सपोर्ट करना चाहिए। सही साहब पहले बात कर रहे थे कि जमहूरियत को हमने आगे लेकर चलना है, लेकिन उससे पहले वो लोग जो जमहूरियत पसंद तो हैं लेकिन जमहूरी रवैया नहीं है, तो पहले वो अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। इसलिए और यही वो चीजें हैं जो आपका रवैया बनाती हैं, जो एक इमेज आपका सॉफ्ट देती है। तो रियासत का रिट को बरकरार रखना ये निहायत अहमियत का हामिल होता है। देखें, रियासत को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। कवानीन की पासदारी हर जो शहरी है उसका फर्ज है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और वो कर रहे हैं। और ये इतना सारा ही आइन है और इतना सारा ही कानून है, और ये रेट बरकरार रहेगी तो अवाम का जो है ना वो एक वो एतमाद भी बढ़े। आप देखें 2 दिन से ये चल रहा है कि आप 3 दिन पहले CM साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि दोबारा सानिया 9 मई की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह ये भी कहा, उसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया ना कि रद्द अमल आएगा, आना भी चाहिए। अब कल एक और सियासी जमात ने भी यही कहा कि, और फिर उसके साथ देखें ना कड़ियां मिलती हैं। आप एक चीज करने जा रहे हैं, एहतजाज से आपने आगाज किया, अगर उस पर रियासत ना रद्द अमल देती तो शायद वो चीजें बढ़ाई जाती। आप एहतजाज करें, पूरा अमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन इमलाक को नुकसान पहुंचाना या मेगा इवेंट्स के सामने रुकावट बनना ये रियासत कभी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए रियासती रिट बरकरार रखना निहायत अहमियत का हामिल है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि सियासी बुनियादों पे क्या आ रहा है। CM साहब ने तो ये भी कहा कि आप पूरा अमन एहतजाज करें, हर किसी का राइट है, वो भी रोकने की कोशिश नहीं की जा रही, वो भी कभी नहीं रोका जाएगा। सब जाना था। थैंक यू। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे थे कि रिट बरकरार रहनी चाहिए, अवाम का इत्तेमाद बहाल होना चाहिए। ये जो हम रौनकें देख रहे हैं, ये जो बड़े ज़बरदस्त इवेंट देख रहे हैं, ये अवाम के लिए हैं और इसमें अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाले मैय्यज़ देना, बहुत ज़रूरी है। CM साहब की तरफ से जो ये स्टेटमेंट दी गई है, शायद सिप्रा साहब। देखें, मैं वही बात कर रहा था ना आप जमहूरी रवायात की बात करते हैं, जमहूरियत पसंद लोगों की बात करते हैं, आप इक़्तिदार में भी आना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा इवेंट जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हों और बिलखसूस हमारा मुल्क वो ना चाहता हो कि यहाँ पे वो ऐसा इवेंट हो, ऐसे में सिक्योरिटी प्लान जो मुरतब किया जाता है या सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जिस तरह साहिब साहब जिक्र कर रहे थे कि हज़ारों की तादाद में ऑफिसर्स हैं, CM साहब खुद जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और आपके IG, CCP, DIG वो जाते हैं, तो इसका क्या मकसद है? आवाम के तहफ़्फ़ुज़ ही मकसद है। और दूसरा आपका पाकिस्तान का इमेज है, अगर ये अल्लाह करे ये कामयाबी से इवेंट जो है मुकम्मल हो तो उसमें आपके पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी तो देखें ना। खेल क्या होते हैं आपके, खेल के जो प्लेयर, खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं क्या होते हैं? आपके एम्बेसडर होते हैं ना, पूरी दुनिया में आपके सफ़ीर की हैसियत से वो जा रहे होते हैं। इसलिए अमन व अमान के क़याम के लिए आप ना जाए, सियासत की नज़र ये इवेंट्स नहीं होने चाहिए। इसलिए अल्टीमेटली अब मुझे बताएं कि हम थोड़ी देर पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो आप टारगेट कर रहे हैं और ये माजी में भी होता रहा है। जब इक़्तिदार में रही PTI उस वक्त भी टारगेट किया जाता रहा और अब भी अगर वो इक़्तिदार की बात कर रहे हैं कि हमने इक़्तिदार लेना है और हमारा मैंडेट है, भाई मैंडेट है तो आप आ जाएं, बिल्कुल आपको किसी ने रोका तो नहीं है। मैंडेट के लिए आवाम तो आपके सामने नहीं खड़ी, ना कोई इस तरह की कोई इदारा आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना दें कि आने वाली जो हुकूमत है
वो किसी और के सहारे या किसी और के कंधों पर बैठकर वो आ रही है, तो इस चीज को तो कभी कोई नहीं मानेगा ना। देखे, अगर आपके एमएनए जीते हैं तो आपके लिए वो रुकन कौमी असेंबली है, और दूसरी जमातों के अगर वो एमएनए या एमपीएस जीते हैं तो वो पार्लियामेंटियंस ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आपकी जब गवर्नमेंट बनी थी 2018 में, तो क्या आप 2/3 अक्सरियत से आए थे? बिल्कुल। आप भी तो इसी तरह दूसरी पार्टीज के कंधों पे बैठ के आए थे ना। आपके साथ भी तो एमकेएम थी, आपके साथ तो बाकी जमातें थी। तो इस तरह का अजीब सा रवैया है कि जब भी इलेक्शन हार जाते हैं धांधली का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कभी 35 पंक्चर लग गए, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, फिर आपने सड़कों पे आ गए, आपने धरने दे दिए, आपने ये सारा कुछ कर दिया। अब आपको इस्लाम याद आ गया। जब आप वो इस्लामाबाद में थे, अगेन साई साहब हम बात कर रहे थे कि हमने अच्छे और खुशगवार इवेंट्स जो हैं उनको खुशगवारी इन चीजों को हमें सियासत की नजर नहीं होना, क्योंकि हमारा ये पूरी दुनिया में इमेज जाता है। मैं वही बात कर रहा था ना, आपकी टीम की मूवमेंट है और उसी रोड से उन्होंने गुजरना है, और आप लोग सड़कें बंद करके बैठ जाए। वो सेकंड रूट ये फिर क्या है? नहीं, फिर इस पे जितने मर्जी इंतजामिया ने इंतजाम ये अपने आप को देखे ना, कोई जियाला कहता है, ये अपने आप को प्लेयर कहते हैं। ये कौन से प्लेयर हैं भाई जो टीम के रूट पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं नहीं। फिर ये जो आई है ना कि फिर रिट बरकरार रहेगी, मेरे ख्याल से इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर। वेलकम बैक। और अभी हम बात करने वाले हैं कुछ सब्जियों की कीमतों के हवाले से। हर रोज हम सेगमेंट शामिल करते हैं और आपको ओपन मार्केट की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब आप संडे के बाद मंडे को आते हैं, क्योंकि संडे को लोग जाते हैं, कोशिश होती है कि 4-5 दिन के लिए सब्जियां खरीद ली जाएं। सो महंगाई की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं, शायद से प्लस साहब। इसमें तो मैं भी शिकायत करता हूँ, हर बंदा करता है जो भी जाके खरीदारी करेगा। सब्जियों की कीमतें कभी उनमें इस्तेहकाम नहीं आया, और हर बंदे ने अपनी मर्जी की नहीं, जिस दिन पता होता है कि लोगों ने आना ही आना है। नहीं, आप किसी दिन वर्किंग डे में भी चले जाए। आप तो हम वीकेंड की बात कर रहे हैं ना, सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं। अमूमी तौर पर ज्यादा लोग उस वक्त जाते हैं, 4-5 दिन की खरीदारी करके आ जाते हैं। रूटीन में भी चले जाए। देखें, 2 सब्जियां हैं जो मिसाले वाली सब्जी है, वो उसकी कीमत तो कम हुई नहीं। प्याज जो है देखें, वो भी आज भी 200 रुपए 250 रुपए फरोख्त हो रहा है, और टमाटर 150 रुपए फरोख्त हो रहा है। मुझे बताएं, और साथ में लहसुन की कीमत बताऊं तो आप हैरान हो कि 600 रुपए किलो है, अदरक 550 रुपए किलो है। तो ये वो चीजें हैं जो कि घर में इस्तेमाल होनी है, जो मर्जी आप बना, आप जो मर्जी बना लें, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह 150-200 किलो। एक शलजम है वो आज 60 रुपए किलो है, बाकी तो सबकी कीमतें ज्यादा हैं। मैं से तो जो पूछेंगे, क्योंकि मैंने खरीदना, साई साहब तो बादशाह आदमी है ना, मैं तो कोई कीमत पूछ ले मुझे पता है। साई साहब चाहे मटन चिकन पूछें वो इनको बताएंगे, मैं सब्जी की कीमत बताऊंगा। इसलिए ये इसकी वजूहात पे हम अब चले जाते हैं। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जिम्मेदार। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि आपने बिजली की कीमतें जो बढ़ा दें, जिसपे वो पकनी है, ट्यूबवेल जिसने चलाना है, डीजल की कीमत बढ़ा दें, जो ट्रैक्टर इस्तेमाल होना उसकी कीमत है, खाद की कीमत देख लें। देखें, आप जहां पर फसल उगाएंगे, जहां पे काश्त आपकी होगी, बीज की कीमत, खाद की कीमत, डीजल, बिजली की कीमत बढ़ा के, फिर ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात उसमें डाल के, फिर हम लोग कहें यहाँ बैठ के स्टूडियोज में कि आपकी कीमतें कम होनी चाहिए इन सब्जियों की, ये कैसे मुमकिन है? ये सारी बातें सिप्ला साहब की बात से एग्री करते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन मैं आपको कल एक रेडी वाले का रवैया बता दूं। मैं सुबह ना सिलेंडर भरवाने गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुई गैस हमारे घर में कनेक्शन नहीं है। आप ब्लेस्ड हैं। मैं बड़े ब्लेस्ड हूँ। आपकी पहले मैं सुन रहा था बात में, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरे 3 सिलेंडर लगे हैं, बड़ी खुली डुली गैस। मैंने ना रेडी वाले से लिया, किन्नों बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने उससे कहा कि 2 दर्जन किन्नों दी। मैंने उतर के उसके पास खड़ा था, उसने किन्नों डाले। घर जाके मैंने 1, 2, 3, वो सारे के सारे खराब थे। अंदाजा करें आप। तो आप ये दुआ किया करें, जो पैसे ले रहे हैं चीज़ अच्छी दे दें। मैं कभी नहीं इस तरह चीज़ वापस करने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये रख लें आप, मुझे नहीं चाहिए, पैसे भी रख लें। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहते क्या हो? मैंने कहा ये खोल के देखें आप। मैं गाड़ी लेके आया, वो आगे खड़ा हो गया। भाई साई साहब, यही तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो डीसी रेट पे चीजें मिलती हैं वो इनकी उनकी क्वालिटी खराब होती है, और अगर आपने अच्छे खासे पैसे देने फिर आप महंगी सब्जी फल खरीद लें। हालात यहाँ पे यही चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और शहर लाहौर में पीएसएल का मेला सज चुका है। पीएसएल की आपने रंगारंग शानदार ओपनिंग तकरीब भी देखी, मैचेस हो रहे हैं, जबरदस्त इंतजाम अगर हम शहर लाहौर में देखे किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम तो भी हमने डिस्कस भी किए। अब आगे बढ़ते हुए कुछ इंतजाम के हवाले से अगर हम देखें तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। शायकीन का जोश जज्बा हमें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन थोड़े से लाहौरिये हमें नाराज़ भी नज़र आए क्योंकि लाहौर की जीत पॉसिबल नहीं हो सकी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके शहर में इस तरह की ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, एक अच्छा इमेज, सॉफ्ट इमेज आपके शहर का जा रहा है। तो सॉफ्ट इमेज कायम करने में एचबीएल का भी बहुत बड़ा हाथ है। एचबीएल पीएसएल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इवेंट लेकर आता है हमेशा की तरह। तो इस दफ़ा एचबीएल पीएसएल बहुत ज़बरदस्त मैच लेकर आया भी है और साथ साथ इंतजामात के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूंगी। अली हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर एचबीएल ने। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। माशाल्लाह 9वां सीजन ये चल रहा है और कामयाबी से हम देख रहे हैं जिस तरह हम देख रहे हैं पीएसएल चल रहा है, एचबीएल साथ साथ चल रहा है। कैसा रहा ये 9 साल वाला सफर? बहुत अच्छा रहा, लेकिन आई थिंक मुबारकबाद जो है वो एचबीएल तो एक इदारा है, मैं ख्याल में मुबारकबाद पाकिस्तान को देना चाहिए बेलाशुबा, क्योंकि किसी भी इवेंट का या किसी भी इनिशिएटिव का 9 साल तक के मुसलसल चलते रहना, आई थिंक उस मुल्क की, और ये इतना बड़ा इवेंट है, इसमें मुल्क शामिल हो जाता है, इसमें कई इसमें मिनिस्ट्री शामिल होती हैं, हुकूमत के इदारे शामिल होते हैं, शहरी इंतज़ामिया शामिल होती है, पीसीबी, फ्रेंचाइजेज़, एचबीएल। तो ये एक बहुत ही इश्तराकी एक पार्टनरशिप की चीज़ है। तो मेरे ख्याल में मुबारकबाद एचबीएल को भी देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में असल मुबारकबाद का मुस्तहिक तो पाकिस्तान है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है, लेकिन इसको कामयाब इवेंट बनाने में आप सब लोगों का हाथ है। जितने गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में जो एचबीएल पीएसएल का जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्रिकेट तो देखिए हो रही है, क्रिकेट पहले भी हो रही थी, बिल्कुल हो रही क्रिकेट बाद में भी होगी, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा सान्या हुआ जिसकी बात से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में आना कम कर दिया। बिल्कुल। तो अब दोबारा आ रहे हैं, अब फिर वही टीमें आ रही हैं, टेस्ट मैचेस भी होते हैं, वनडेज भी होते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें एचबीएल पीएसएल का एक कलीदी किरदार रहा है, क्योंकि इसमें जब बाहर के खिलाड़ी पाकिस्तान खेलने आते हैं, जाहिर बात है जब आप किसी मुल्क में जाती हैं और कोई आपसे पूछता है फलां मुल्क में आप गई कैसा लगा, तो आप कहती हैं बड़ा अच्छा मुल्क था, अच्छा लगा। बिल्कुल। तो इसी तरह जब ये क्रिकेटर वापस जाते हैं तो जाके अपने बोर्ड्स में बैठ के कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान गए, लाहौर गए, मुल्तान गए, कराची गए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद गए, खेला, बड़ा मजा आया। ये तो ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े बदल देता है, बदल देता है। और आजकल देखिए ये जो खेल है दुनिया में, अभी कुछ दिनों पहले कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था और पूरी दुनिया की निगाहें उस छोटे से कतर के ऊपर मरकूज हो गई थी। तो जब ये अब खेल जो है मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क की डिप्लोमेसी के लिए, उसका इमेज बढ़ाने के लिए एक बहुत सेंट्रल किरदार अदा करता है, और आई थिंक एचबीएल पीएसएल इसमें सबसे आगे है पाकिस्तान के तनासुब में देखा जाए, और भरपूर किरदार भी अदा कर रहा है। ये गेम पलट दो वाला खेल, हाँ पलट दो खेल वो एक देखिए उसमें कुछ इस बार हमने लोगों से कहा है, जब आप भी हम पाकिस्तान में एक दूसरे से बैठ के बातें करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक के हम बिला वजह के लिए मनफी बातें करते रहते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हालांकि हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, और छोटे पैमाने पे हो रहा है। हाँ जी। किसी नाबीना का हाथ पकड़ा के उसको सड़क क्रॉस करा दी गई, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। मेहमानदारी की जा रही है, कोई आपकी हिफाजत कर रहा है, खवातीन को कहीं से गुजरने का मौका दिया जा रहा है कि उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि होती रहती हैं, हम उनके बारे में उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर इंडिकेट करती है कि भाई ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, ये भी सॉफ्ट इमेज है। बिल्कुल। तो पलट दो खेल जो कि इस बार एचबीएल ने अपना एक स्लोगन बनाया है एचबीएल पीएसएल से मुतालिक, वो खाली एचबीएल पीएसएल से नहीं है। पलट दो खेल का मतलब है कि दुनिया को दिखाओ पाकिस्तान में क्या अच्छा हो रहा है, अपना फोन उठाओ और दुनिया को दिखाओ। और उसमें ये कि मुझे ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा, क्योंकि आजकल फोन तो हर किसी के हाथ में है, और हम 1 मिनट में सोशल मीडिया पर जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है एक्टिविटी, तो क्यों ना हम कुछ पॉजिटिव दिखाने का भी जज्बा रखें। तो वही सोचा गया है कि इस बार लोगों को जो एड्स हमारे आ रहे हैं टेलीविजन पे पलट दो खेल के मुनासिबत से, वो यही है कि आपको उससे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी अच्छा देखो उसको वो हैशटैग है पलट दो खेल, आपने वीडियो बनाया उसको, और अपने ही आपने उसको चाहे आप जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप लगा रही हैं
करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस पर लगा दें, ताकि उससे लोगों के जहन में ये सोच आएगा कि यार आओ अच्छी चीज़ भी दिखाएं, बुरी चीज़ के बाद तो सभी बात करते हैं। तो क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में हमें जो बहुत ज़रूरत है और हर मुल्क को ज़रूरत है, अब अखबार उठाती हैं तो दुनिया भर में बड़े अजीब अजीब अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल ऐसे जो कि आपको असरअंदाज करते हैं। पाकिस्तान में उठाते हैं तो आप एक सनसनीखेज़ माहौल बन गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि सिर्फ दुनिया में बुराई या सनसनी नहीं है और दुनिया तबाह हो जाए ऐसे तो ऐसे ही अच्छाई भी है। हाँ। तो ये पलट दो खेल जो है, ये उस मुस्बत सोच को एचबीएल ने उभारने का एक कोशिश की है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब होती है, अप्रिशिएट कि इसको आपको आगे भी लेके चलना है। अगर हर कोई अपने तौर पे कोशिश करेगा कि एक पॉजिटिव चीज ढूंढे और शेयर करे, तो आप खुशी का सबब बनते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का सबब बनते हो। कॉन्टिन्यूसली हमने देखा कि 9 सीजन चल रहे हैं, एक कामयाबी के बाद आपकी कोशिश होती है अब कुछ और ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। तो अली हबीब साहब हमेशा कुछ नया करते होंगे, कुछ अच्छा करते होंगे हमेशा, क्योंकि हम देखते हैं लोगों का उम्मीदें बढ़ जाती हैं ना कि इस दफा बड़ा अच्छा 8वां सीजन रहा, तो 9वें सीजन में कुछ और जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी होगी ये, मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सही कहा आपने। और लेकिन उससे ज़्यादा जो ये है कि खुशी भी है कि आप इस एचबीएल के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कुछ करने के काबिल भी हैं। तो इस साल हमने लास्ट ईयर हमने एक टिकटॉक पे कैंपेन किया था जो कि दुनिया में उनके रिकॉर्ड, दुनिया में टिकटॉक ने उसको एक पजीराई की कि भाई तो दुनिया में इतना अच्छा कैंपेन नहीं हुआ, लास्ट ईयर किया था। क्योंकि टिकटॉक का फिर वही फ़ायदा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ के अब लगभग लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं टिकटॉक, तो उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचे। इस साल हमने ये पलट दो खेल किया। तो देखिए क्रिकेट तो होती रहती है, क्रिकेट जो है वो एचबीएल पीएसएल का तो वो तो समझिए कि उसकी बेस है। अब आप उस बेस के ऊपर क्या इमारत खड़ी कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे देखिए एचबीएल का भी कहना है कि जहाँ ख्वाब वहाँ एचबीएल। पीएसएल क्या करता है, पीएसएल भी ऐसे खिलाड़ियों को जो कि उनको मौका फराहम करता है कि वो आगे क्रिकेट खेलें, उसके बाद पाकिस्तान टीम में मुंतखब हो जाए और फिर आगे दुनिया में निकल जाए। कल तक वो लड़का पाकिस्तान के किसी दूर अफ्तादा छोटे से शहर में खेल रहा होगा, एकदम से वो पीएसएल में आया, दुनिया की निगाहों में आया और उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसके घर की ज़िंदगी बदल गई, उसके शहर की, उसके इलाके की ज़िंदगी बदल गई। तो ये ख्वाब हकीकत में बदल रहे होते हैं एचबीएल पीएसएल के ज़रिए। तो एचबीएल भी यही कहता है कि भाई जहाँ ख्वाब वहाँ एचबीएल। और हम एक और बात कह रहे हैं कि भाई इसी जब आप, और ये पलट दो खेल जो है जिसको हमारा इस बार नारा है, जो कि हम इसको बरकरार रखेंगे, ये खाली एचबीएल पीएसएल से मुतालिक नहीं है, ये एक सोच है जो कि हमने शुरू की है, जिसकी इब्तिदा की है एचबीएल पीएसएल के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आप इसको देखेंगी कि हम इसको बरकरार रखेंगे पलट दो खेल को। मैं अप्रिशिएट इसलिए भी करती हूँ कि आप पाकिस्तान के जिस शहर में जा रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हमें हर जगह वही स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, वही शायकीन क्रिकेट का जज्बा और लोगों को इकट्ठा करना, वो एक ही स्लोगन बोलना बड़ा ज़बरदस्त एक इमेज देता है बहुत। और ये देखिए जब किसी शहर में जाता है, तो अभी वो कुछ दिनों पहले की बात है, कहीं पढ़ रहा था अखबार में कि वो बियॉन्से जो सिंगर है वो स्वीडन में किसी शहर में स्टॉकहोम में परफॉर्म करने गई, तो उसकी वजह से स्वीडन की में इन्फ्लेशन की शरह बढ़ गई। दुनिया भर के लोग स्वीडन आ गए, होटल भर गए, हॉस्पिटैलिटी बढ़ गई, कीमतें ऊपर चली गई और शहर में एक तरह की खुशहाली आ गई। तो वो ये इम्पैक्ट आता। तो जब एचबीएल पीएसएल फर्ज कीजिए मुल्तान शहर में जाता है, तो मुल्तान शहर की जो पूरी इक़्तिसादी हालत है वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, लोग जो पहले कभी मुल्तान नहीं गए होते वो मुल्तान चले जाते हैं। मुल्तान ऐसी कह रहा हूँ, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं गए होते वो चले जाते हैं दुनिया भर से। बहुत सारे लोग लाहौर आने का प्लान कर लेते हैं कि और जब आप इंटरनेशनली खबर जा रही होती तो उसमें लिखा होता है टुडे एचबीएल पीएसएल वाज हेल्ड इन मुल्तान। लोग कहते हैं मुल्तान, अब वो दुनिया में कहीं बैठा है, चाहे वो मैक्सिको में बैठा होगा, वो करेगा मुल्तान, एकदम से सामने मुल्तान शहर आ जाएगा, उसको मुल्तान का पता चल जाएगा। तो ये खेल की जो एक खूबसूरती है वो उसको एचबीएल पीएसएल की, आई थिंक वो एक अब खेल से बढ़कर निकल गई है। बिल्कुल, अब ये खेल नहीं रह गया। और कोई फैमिली के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी चाहिए। आजकल जैसा माहौल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, हम देख रहे हैं ये एक ऐसा इवेंट है कि पूरी फैमिली अगर घर में बैठ के मैच देख रही है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्टेडियम जाके लोग देख रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। सो इस तरह की एक्टिविटी की जरूरत भी बहुत है। वो घरों के अंदर बंटवारे हो गए हैं। घर में कोई जो है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई जो है वो मुल्तान को सपोर्ट कर रहा है, और वो घर के अंदर एक बंटवारे हुए हैं। तो वो बड़ा एक दिलचस्प मामला है। और मैं कल जब मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था, और वो कोई
पेशावर का झंडा लिए बैठा हुआ है ज़ल्मी का, तो कोई वो कोयटा वालों का झंडा लेके बैठा हुआ है, और एक अफरा तफरी है। स्टेडियम में कैसा माहौल देखने में आता है, जो शायकीन आते हैं कैसे एंजॉय करते हैं? एक एनर्जी होती है, एक तरह से एक बिजली से दौड़ रही होती है पूरे, और जब वो कोई चौका या छक्का अभी लगता है तो वो जो एक शोर बुलंद होता है, और उसमें मजा आता है देखने का बच्चों को। और जब वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की तरफ भागते हैं और लपकते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लिए जा रहे होते हैं, तो उस बच्चे को उसका कुछ नहीं पता होता कि पाकिस्तान में क्या खराबी है। वो बच्चा बस वो खुश हो रहा होता है, उसको उसका क्रिकेटर नजर आ जाता है, वो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है या चाहती है वो बच्ची या बच्चा, और तस्वीर खिंच रही होती है, सेल्फी। क्योंकि वो बड़े बड़े खिलाड़ी, गैर मुल्की खिलाड़ी जिनको वो स्क्रीन पर देखते हैं, HBL PSL की वजह से जब वो उनकी अपनी होम ग्राउंड में नजर आते हैं तो वाकई उनकी खुशी। मुझे कल किसी का फोन आया, हमारी कलीग है, उनका आया कि भाई मेरे किसी तरह मेरे बेटे को तुम बाबर आजम से बस दिखवा दो उसको, वो 5-8-9 साल का बच्चा, उसको बस दिखवा दो, उसे देखे वो ऐसा बाबर आजम को खुश है। बाबर साहब अगर सुन रहे हो तो आपको शायद बाबर साहब अंदाज़ा नहीं है कि आप बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को के लिए कितनी आप उनके लिए खुशी, हीरो प्रोवाइड करते हैं आप लोग। आप हो गए जितने भी हमारे, मैंने बाबर का इसलिए किया कि वो कल मुझे याद रह गया, जितने भी क्रिकेटर्स हैं लोग उनके पीछे बकायदा भागते हैं, और आप उनके हैं हमारे। और जब स्टेडियम में आप लोगों की यूथ की आप बातें सुनते हैं तो वो उनसे वो इस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे अपने रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे होते हैं। भाई नसीम ने ये कह दिया, शाहीन की बात देखी, तो आपने कहा शाहीन कौन है, तो उनका चाहिए तो शाहीन शाह अफरीदी की बात ऐसे करे जैसे कोई रिश्तेदार है इनका। सो आई थिंक ये HBL PSL का एक बहुत बड़ा इस मामले में बिल्कुल। और अच्छा सबसे चीज ये है कि हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया में जब ये मैच देखा जाता है PSL का, तो वो चीज़ जो कि हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि अच्छा जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो सिक्योरिटी, इसके अलावा दीगर इंतजामात, जो एक क्राउड का जोश जज्बा देखने में आता है स्टेडियम में, मैं कहती हूँ उसका कोई सानी नहीं होता। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए मैसेज एक बहुत सिंपल है, हम सब, पूरा पाकिस्तान, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा मर्द औरत, हम में ये सलाहियत मौजूद है कि हम पाकिस्तान का खेल पलट दें, और आप पाकिस्तान का खेल पलट सकते हैं पाकिस्तान की अच्छाई दिखा करके। बिल्कुल। और जहन में ये सुबह उठिए तो अपने आप से यही सोचिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की अच्छाई को दिखा करके, पाकिस्तान की अच्छाई का सोच करके खेल पलटा जा सकता है। खेल तो पलटना आपने कैसे है? सिर्फ कुछ अच्छा देखें तो अपना फोन उठाएं और वीडियो बनाएं और हैशटैग पलट दो खेल, बस आपने ये करना है। अगर आप कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव करने का जज्बा रखते हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त मौका है। आपको कुछ अच्छा लोगों को दिखाना है और अच्छा सबके साथ शेयर करना है। तो आप खुद देखिएगा, आपको पाकिस्तान में आपके इर्द गिर्द सब अच्छा होता ही नजर आएगा। और जरूर आप लोग जाएं, HBL PSL देखें, अपनी टीमों को सपोर्ट भी करें। ये जज्बा जो है बहुत ज्यादा जरूरी उन क्रिकेटर्स के लिए, उन स्टार्स के लिए होता है जो आपके लिए खेल रहे होते हैं। सर थैंक यू सो मच, गुड लक। बहुत जबरदस्त इंतजामात हैं और हम दुआ गो हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू हुई है, और आपको भी जाना चाहिए। आप सबसे कह रही हैं आपको जाना चाहिए इंशाल्लाह, और आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मैं खुद आपको मैं भिजवाऊंगा। अन्ना को जाना बहुत जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि गाइडलाइंस चाहते हैं, जिनकी तमाम तैयारी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स जिनके 1 मार्च से पेपर होने जा रहे हैं, रोल नंबर स्लिप्स भी अब आ चुकी हैं, यानी अब वक्त बहुत कम है, अब आपको भरपूर तैयारी करनी है। वो लोग जिनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अब गौर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि ये तो ज़रूरी नहीं है और हम उसको मिस कर देते हैं, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती हैं। आप मुश्किल जिन सब्जेक्ट्स को समझ रहे होते हैं उनकी तैयारी करते चले जाते हैं, आसान सब्जेक्ट को वैसे ही आप कहते हैं अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पेपर वाले दिन तैयारी कर लूँगा, लेकिन वहाँ से ही आपके नंबर कम आ जाते हैं। सो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन क्या है? आजकल तो जो दिन चल रहे हैं, आपको किन चीज़ों की तैयारी ज़्यादा करनी है? फिर जब आपने पेपर में अपेयर होना है, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीके क्या है? आपने पेपर को समझना कैसे है? सबसे पहले क्या चीज़ करनी है? कुछ गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है जी। मैं तारुफ कराना चाहूँगी, हुमा अब्बास साहिबा ने ज्वाइन किया है और इमरान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है और तैयारी जैसे जैसे टाइम करीब आता है आपको लगता है कि अब आपको सब कुछ भूल रहा है। मुझे अपना टाइम याद आता है ना
जितनी मर्जी तैयारी की हो आप परेशान हो रहे होते हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अपना भी टेन्योर याद करें तो हम भी ऐसी सिचुएशन से गुजरते थे। इस टाइम हम एक एक्सपीरियंस पे खड़े हैं, हमें भी पता है बच्चे की वही मेंटेलिटी है जो किसी ज़माने में हमारी थी। आप बच्चे प्रिपेयर है ना अगर आपका, तो मेरा ख्याल है कि उससे अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली घबराना नहीं है। आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और कोशिश पूरी करो और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना लक भी मैटर करती हैं जी। लेकिन अपने सबसे पहली बात मैं बच्चों को यही कहूँगी, अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर। अपनी टाइम मैनेजमेंट सेट कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक होता है क्या, जिस आज आपने भी बात की है कि डेट शीट आ गई है, अब इन लोगों ने डेट शीट देख ली है, कुछ पेपर्स में छुट्टियां भी आ रही हैं, अब उसमें इनको फोकस करना है, अपना टाइम मैनेज करना है। अगर 1 या 2 छुट्टियां एक पेपर में आ गई हैं तो जो इनका कोई ऐसा पेपर जिसमें छुट्टी नहीं है इस टाइम से, उसको कवर कर लें। ठीक है। और जो नेक्स्ट डे है वो उसी पेपर की तैयारी करें जो इनका है। बस अपना टाइम मैनेज करें। और एक और बात इन्हें कहूँगी, अपने आप को कंफर्टेबल रखें। कंफर्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने नैप लें, अपने आप को पैनिक ना करें। कभी कभार होता है कि बच्चे ना बुक्स खोलते हैं, ये मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, क्यों? बस वो घबराहट है, उससे निकले, उस एंग्जाइटी से निकले। उसके लिए जब ऐसी फीलिंग है फौरी तौर पे बिल्कुल ये इनको बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह करेगा। बिल्कुल। अच्छा जी सर, मैं आपसे इमरान साहब जानना चाहूँगी, बच्चों को तैयारी में आजकल जो अब बिल्कुल एंड वाला टाइम चल रहा है ना, आपने एकेडमीज के टेस्ट भी दे दिए, स्कूल्स में पेपर्स भी दे दिए, बड़े अच्छी तैयारी कर ली, अब इस टाइम में आपको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें? अना, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम को, चैनल को, कि आपने बच्चों का जो ये कंसर्न है इस टाइम पे उसको टेकअप किया है। तो बच्चों को इसकी अहमियत का ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ लाहौर बोर्ड के अंदर कोई 5.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, और ये इनके स्कूल लाइफ का जो क्लाइमैक्स है, पीक है, और इस अहमियत के अंदाज में उन्हें देखना चाहिए। पहले सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम फेस कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में, अनसर्टेनिटी का, यूजलेसनेस का, उससे लामहला तौर पर अनकॉन्शियस हमारा बच्चा इफेक्ट हो रहा है। तो उस इफेक्ट से उससे पहले बाहर आना चाहिए, जो इस अनसर्टेनिटी से कि जी कभी उनको गैप मिल जाते हैं, कभी, और मैट्रिक के पेपर जो है वो अर्लियर हो रहे हैं, आम स्कीम से कोई 1 माह पहले हो रहे हैं, इसलिए उन्हें तैयारी का शायद टाइम भी कम मिला है। लेकिन बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये सोचें कि आपने इतने सालों जो मेहनत की और सिर्फ 9th-10th के लिए रोज़ाना कितने घंटे ट्रैवल किया है, कितने घंटे जो है स्कूल और इवनिंग में बैठे हैं, घरों में कितनी तैयारी की है, तो सारा कुछ एकदम से ज़ाया तो नहीं हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, उनके जहन में महफूज है। बस उनको नर्वसनेस से बचना है, उनको जो छोटी मोटी इस तरह की हैबिट्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको अलहदा करती हैं। जैसे अब मोबाइल हमारी लाइफ में एक इनएविटेबल चीज़ हो चुकी है। आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है और अभी बच्चे नहीं देख रहे तो शाम में उन्होंने ये City@10 को उन्होंने देखना ही देखना है मोबाइल के ऊपर, तो उनके लिए यूज़फुल चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसका बैलेंस हमने जो है वो कैसे बच्चों तक जो है वो मेंटेन रखना है, और बच्चे को भी इस चीज़ के बारे में ज़रा एहसास दिलाना है, या उसे खुद भी अहमियत का तो उसे पता है, लेकिन उस अहमियत का जो एक तवाज़न है उसको बरकरार रखना, तैयारी उसके साथ है, सारी चीज़ें मौजूद है, उसको कैसे कर सकता है, ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ बच्चे बड़ी अच्छी पेपर की तैयारी करके जाते हैं, अब जब पेपर के लिए अपेयर होते हैं तो कुछ चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं, या वो प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं। बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? बच्चों को ना पेपर जब उनके सामने आ गया ना, तो एक दफ़ा उसको फुली रीड कर लें, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पर निगाह जाती है, मुझे नहीं आता, वो पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आपके पास पेपर आ गया है, सबसे पहले आपके पास एक पोर्शन है MCQs का, सबसे पहले बबल शीट पे उसको सॉर्ट आउट करें। और बच्चों को मैं हमेशा ये बात कहूँगी कि आप जब भी MCQs शीट सॉर्ट आउट करते हैं तो वो पेन से ना करें, उसमें इंक बबल शीट पे फैल जाती है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 8 है, उसमें से आपने 5 करने हैं, जो 5 बेहतरीन आपको आते हैं पहले वो करें। हम एक बात अक्सर कहते हैं कि बोर्ड का क्राइटेरिया है कि अगर आप एक्स्ट्रा कर लें तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कहूँगी जो कि आपको सही आते हैं ना, पहले 5 आपने वही करने, ठीक है? उसके बाद बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आओ, फिर पेपर अटेंड करो, ठीक है? और हमें आपको ये भी पता है कि आपने जब पेन यूज़ करना है, ब्लू इंक यूज़ करनी है, ठीक है?
आपने ब्लैक इंक या पेंसिल नहीं यूज करनी, इन चीजों को जरूर देखें। हाँ, ये वो गलती है कि आपका पेपर आपको अच्छा भी आता है तो आप उसकी वजह से ना आप गलती कर देते हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं। इन चीजों को बहुत ज्यादा कीनली देखें। पेन ये नहीं कि पहले दिन जा रहे हैं पेपर देने नया पेन लेकर चले गए, नहीं, पेन आपका रवां होना चाहिए, ठीक है। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। पानी का गिलास हम यूं भी पकड़ा देते हैं, एक सॉसर रख के भी पकड़ा देते हैं, दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन सा है, सॉसर वाला। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि 6.4, 6.5 ये जो मार्कर्स हैं इनको यूटिलाइज करें। हैंड राइटिंग नहीं चेंज हो सकती, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती। बिल्कुल सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैंने इमरान साहब से पूछना है कि पेपर आपको दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एक के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। क्या वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन होती है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। सो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह मैटर करती है? कुछ बच्चे पेपर के बनाओ सिंगार में लग जाते हैं, टाइम कम होता है तो वो पेपर अपना पूरा नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सो हमने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इमरान साहब, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कुछ बच्चे बहुत अच्छा पेपर आता भी है, सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन स्लोली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे बनाओ सिंगार पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। किस तरह बैलेंस रखना है आपने? हदीस मुबारक है कि इन अल्लाह जबीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अब इसी चीज़ को अगर हम अपने पेपर पर अटैम्प्ट पर अप्लाई करें तो हमारा जो तरीक़े इम्तहानात है उसमें सिर्फ बच्चे की जो राइटिंग है वो एग्जामिनर के सामने जाती है। वो बच्चा कितने अच्छे किरदार का है, कितनी मेहनत की है, तैयारी की है, एग्जामिनर को इससे कोई कंसर्न नहीं। जो पीस ऑफ पेपर उसने प्रोड्यूस किया उसके मुताबिक उसको जज किया जाएगा। अब हम बच्चों को बार बार इसी बात पर बता रहे होते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट अ पेपर, कीप इन माइंड द रूल्स ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन, कि उन्होंने जो लाहे अमल इख्तियार किया उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन यूज़ ऑफ मार्कर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो उन्होंने हेडिंग्स देनी है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। पेपर जो है उसके अंदर अननेसेसरी जो है वो जगह ना छोड़ी जाए, जिसको हम कहते हैं कि डोंट इरिटेट द एग्जामिनर, एग्जामिनर को इरिटेट ना करें। और फिर सब इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ भी देखनी है कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में अपीयर हो रहा है तो बाज़ दफ़ा बच्चों को यानी कि इसको हम दो सेगमेंट में कर सकते हैं कि बिफोर एग्ज़ाम और ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो क्या करे। कि बाज़ दफ़ा हमें लोकेशन का ही अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस लोकेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं। जी कोई गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल है तो फलां होगा आइडिया पे, लेकिन वो लोकेशन वो नहीं होती। तो हम बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई 870 समथिंग सेंटर्स हैं इस लाहौर के अंदर, तो अगर उसके साथ QR कोड लोकेशन लगा दी जाए तो बच्चे के लिए बड़ा यूज़फुल है उस लोकेशन पे जाना। आप जब एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तो बाज़ दफ़ा उसके लिए जो जिस जगह पे पहुंचा वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो जिस जगह से आया शायद वहाँ पे उसको एनर्जी इश्यूज हो सकते हैं, कोई सीट के इश्यूज हो सकते हैं। तो बच्चे ने अपने आप को पहले कंफर्टेबल करना है उस एनवायरनमेंट से और फिर फोकस करना है अपने उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर कि वो किस तरह उस जो है वो राइटिंग के जरिए से एग्जामिनर को हम इम्प्रेस कर सकते हैं। और कुछ पेपर्स तो आपके रोज़ों के दरमियान भी आएंगे, आपकी नींद पूरी होना, आप अगर रोज़े की हालत में हैं तो अच्छा खासा खाना खा के आप जाएँ, सहरी करें और फिर आपने पेपर देने हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वो चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी पेपर सेंटर में नहीं लेकर जानी हैं, वो चीज़ें जो अगर आपके इर्द गिर्द बैठे स्टूडेंट्स नकल कर रहे हैं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, किन चीज़ों से आपने बड़ा एक्टिव और ख़बरदार रहना है? जी, इसमें हम क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, उन्हें डूज और डोंट्स का बिल्कुल पता है कि कोई भी जो मोबाइल या इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स हैं दैट कैन हेल्प इन राइटिंग और लिसनिंग, इवन के ब्लूटूथ और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इनको बिल्कुल भी हाल के अंदर नहीं लेके जाना। और जिन पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउज हैं वहाँ पे लेके जा सकते हैं, वरना कोई आप गैजेट्स नहीं लेके जाएंगे। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी होता है, अनफॉर्चुनेट होता है बच्चों के साथ कि खुद वो ऐसा नहीं कर रहे होते लेकिन दूसरे बच्चों ने मजबूर कर रहे होते हैं और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, हालांकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो उनको बड़ा विजिलेंट और अलर्ट रहना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान और इर्द गिर्द के जो स्टूडेंट्स पर भी ध्यान रखें और एग्जामिनर को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें इन चीज़ों के बारे में जहाँ पे भी कोई उन्हें हैज़ार्ड चीज़ नज़र आ रही है। सही। अच्छा हुमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, अब जो बच्चा पेपर दे रहा है, बैठ के पेपर अपना अटेम्प्ट कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन मैनेज कैसे करना है? अगर आप एक ही क्वेश्चन को कि मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है, आपका बाकी टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये किस तरह देखना है? बिल्कुल
सबसे बेहतरीन बात यही है, इनको ना सबसे पहले बच्चों को मिलती है MCQ शीट, ठीक है, उसके साथ बबल शीट मिलती है। 12 उसमें MCQs हैं या 10 MCQs हैं, जो भी उसका टाइम टेन्योर है 15 मिनट है, उसमें वो बबल शीट उनसे वापस ले ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनका सब्जेक्टिव पेपर। अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। आपने बेटा जी पहले पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको इतनी लंबी लंबी स्टोरीज लिखने की जरूरत है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन लिखें उसकी, और जो क्वेश्चन है सिर्फ उसको बयान करें। आप ये ना करें कि वो जो क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन उन्होंने 2 नंबर का दिया है तो आपने सोचा है मैं आधी शीट उस पर लगा दूं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आपने टू द पॉइंट रहना। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन कर लिया ताकि आप बाकी का पेपर जो है वो भी पूरा टाइमली और अच्छे तरीके से कर सको। और सेकेंडली अगर आप 5-5, 6-6, 8-8 लाइनें उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर आपके पास सब्जेक्टिव, क्योंकि जो बोर्ड आपको एक कॉपी देता है उसके बाद आपको कितनी शीट्स अलाउड हैं ये भी तो आपने देखना है। ये ना हो कि उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन करने की जगह ही ना बचे। तो ये चीज़ें आप इन बच्चों ने देखनी होती हैं। और सबसे बड़ा मसला जो बच्चों को आता है ना, पेपर पकड़ते ही इन्हें आदत नहीं होती रोल नंबर लिखने की, क्योंकि उर्दू में भी लिखना है और न्यूमेरिकल भी लिखना है, तो इसकी बच्चे प्रैक्टिस घर से बार प्रैक्टिस करके जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इमरान साहब, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी बायो की, फिजिक्स की बड़ी अच्छी तैयारी कर लें, उर्दू, मुताले पाकिस्तान, इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कितनी ज़रूरी है और ये किस तरह आपके नंबर डिस्टर्ब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। बच्चे जो है वो मुश्किल चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा, एक नेचुरल सी अट्रैक्शन है कि जो चीज़ नहीं आती उसकी तरफ भागते हैं। और उर्दू और रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, पाक स्टडी, इस्लाम में, तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो पोजीशंस लेते हैं, उनकी पोजीशन कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ में मिस नहीं होती। इन पोजीशन में बच्चा एक दूसरे को मार्जिन नहीं देगा। लेट्स से आउट ऑफ 400 सारे जो है 395, 396 पे आएंगे, लेकिन जो गैप मिलेगा वो गैप आर्ट्स से जाके मिलेगा। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनको स्टूडेंट्स जो लाइटली ले लेते हैं। लास्ट ईयर जो है तर्जमतुल कुरान जो इंक्लूड हुआ है, और बच्चों ने समझा ये इस्लामियत लाजमी की कोई दूसरी शक्ल है और उसका उन्हें पे करना पड़ा है, और उसमें बच्चों ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया अप टू द एक्सपेक्टेशंस जिस तरह तैयारी की हुई थी। वजह यही साफ नज़र आ रही थी कि वो शायद इसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। तो मार्क्स तो उनके भी उतने ही हैं, आपके एंड में तो ग्रेडिंग ही काउंट होती है, और ग्रेड्स जो है वो इक्वल हैं दोनों को। इसलिए ये एक वीक एरिया होता है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वीक एरिया पे हमेशा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैडम मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? बच्चों को सिर्फ मैं यही कहूँगी और पेरेंट्स को भी कहूँगी, बच्चे अपनी मेहनत पूरी करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी ज़िंदगी से ये ख़त्म कर दें मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। बेटे जो आप बोल रहे हो ना वही मैसेज आपके माइंड को जा रहा है और वो होगा। और पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस टाइम जिस मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, घर का माहौल खुशगवार रखें, बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खाने दें, घर में कुक करके दें, इनकी डेट शीट कहीं पे पेस्ट कर लें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे भूल भी जाते हैं। आपको अलर्ट बच्चों से ज़्यादा रहना है, और जैसे ही रोल नंबर स्लिप आए एक दिन पहले जाके सेंटर ज़रूर देखें। रोल नंबर बार बार लिख के देखें, सेंटर बार बार देख कर आएँ ताकि आपको ये वाले प्रॉब्लम ना हो पेपर वाले दिन। आप और एक और बात के टाइम को ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि जिस तरह फ्राइडे टाइम चेंज होता है, 2:30 बजे का होता है और आम दिनों में 1:30 बजे का होता है, और बच्चे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरी एक टिप है, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल। थैंक यू सो मच। वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।